हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है ये है फॉर क्लास 11th। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और जो टॉपिक है आज का वो है एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट। ठीक है, देखिए आपने भी अपनी डेली लाइफ में यूज किया होगा कि जब आप लिफ्ट में होते हो, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है फिर नीचे की तरफ आती है तो हमें जो अपना वेट है वो कम या ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, हम फील करते हैं जैसे हमारा वेट बढ़ गया है या हमारा वेट कम हो गया है। ऐसा आप झूले में भी करते होगे, झूला जब ऊपर से नीचे आता है तो हमें ऐसा लगता है हमारा वेट थोड़ा सा कम हो गया है, नीचे से ऊपर जाता है तो हमें लगता है हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अब वो एक्सेलरेट कर रहा है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है लिफ्ट, उस पर डिपेंड करता है कि जो आपको अपना वेट लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। तो उससे पहले बात ये समझनी जरूरी है कि एपरेंट वेट है क्या, है ना। जब हम किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन क्या मेजर करती है वो समझना है पहले। ठीक है, ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर उसे आप नोट कर लें, फिर समझाता हूं क्या है एपरेंट वेट एक्चुअल में। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिख दी है इसे एक बार मैं समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए वेइंग मशीन, है ना। तो वजन नापने वाली जो मशीन होती है, जब भी कोई बॉडी या कोई आदमी या कोई पर्सन उस पर खड़ा होता है तो उसका जो एक्चुअल वेट है वो मशीन पे काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये आपकी वेइंग मशीन है। ठीक है, यहां पर कोई पर्सन है जो इस वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, तो जो इसका वेट है वो काम करता है मशीन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो एक रिएक्शन आती है ऊपर की ओर r। भाई जब आदमी का वजन, जो पर्सन है ना, इसको अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ, जो पर्सन है उसे अर्थ खींच रही है किस तरफ, नीचे की तरफ, और जो फोर्स लगाती है अर्थ उसी को बोलते हैं वेट, वो है mg। तो अर्थ जब इसे नीचे खींचती है तो ये पर्सन जो वेइंग मशीन है उसे दबाता है अपने वजन की वजह से नीचे की ओर। तो जो वेइंग मशीन है वो आदमी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, r से भी लिख सकते हैं और इसे n से भी लिख सकते हैं, r या फिर n दोनों सिंबल से इसे लिखा जा सकता है। तो जो हमारे ये किसी पर्सन का है, किसी बॉडी का वेइंग मशीन पर जो वेट काम करता है उस वेट की जो रिएक्शन आती है r, इस r को हम बोलते हैं एपरेंट वेट। ठीक है भाई, इस r को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। ध्यान रखना, तो ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में, आप एक बार जरा लैंग्वेज लिख के फिगर बना लीजिए। अब देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो एपरेंट वेट है ये कंपलसरी नहीं है कि r हमेशा आपका mg के इक्वल आएगा। ये तो आपका एक्चुअल वेट है, ट्रू वेट है। mg क्या है आपका एक्चुअल वेट, और जो रिएक्शन आएगी वो होगा एपरेंट वेट। तो जो हम फील करते हैं वो हम रिएक्शन फील करते हैं, हम खुद के वजन को कभी फील नहीं कर सकते। हमारे वजन से किसी और बॉडी पर फोर्स काम करता है, यानी वेइंग मशीन को हम दबाते हैं अपने वजन से, तो वेइंग मशीन जो हम पर फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है हमें कि हमारा वेट है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एपरेंट वेट, जो हमें लग रहा है कि ये हमारा वेट है। r जो होता है वो हमें लगती है। अब ये r mg के इक्वल भी हो सकता है, r mg से ज्यादा भी हो सकता है, r mg से कम भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन आती है, मतलब एपरेंट वेट जो आता है वो एक्चुअल वेट से डिफर करता है, इक्वल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और लेस देन एक्चुअल वेट भी हो सकता है। तो हम बहुत सारी यहाँ पर कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, उन कंडीशंस में हम देखेंगे जो एपरेंट वेट है और जो रियल वेट है उनमें कितना फर्क आता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो कंडीशन आएगी, टॉपिक यही रहेगा। ये आपको जो मैंने लैंग्वेज लिखी है आप समझ गए होंगे, जो रिएक्शन आती है उसी को हम बोलते हैं एपरेंट वेट। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है भाई, रिएक्शन निकालनी है। रिएक्शन हम जब निकाल लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल वेट ज्यादा है या फिर एपरेंट वेट ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद नंबर फर्स्ट। सबसे पहले एपरेंट वेट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा,
व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, या फिर रेस्ट में, है ना। व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी और एट रेस्ट। मान लीजिए ये जो है ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है। यहां छोटी सी एक वेइंग मशीन है और उस पर एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है। अच्छा, लिफ्ट अगर रुकी हुई है भाई, लिफ्ट क्या है, अगर रुकी हुई है तो जो इसका एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। भाई लिफ्ट तो मूव ही नहीं कर रही, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 0। लिफ्ट अगर मूव नहीं कर रही, रुकी हुई, इसका मतलब हमेशा उसकी वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन भी क्या आ जाएगा, 0। अब आप ध्यान से देखो, केवल पर्सन पे देखो, तो पर्सन को जमीन जो है नीचे की तरफ खींचती है mg फोर्स से। जो अर्थ है, सरफेस है अर्थ की, वो बॉडी को mg फोर्स से नीचे की ओर खींचेगी हमेशा। जरूरी नहीं कि बॉडी कहीं पर भी, हवा में भी अगर बॉडी होती है तब भी जो अर्थ है उस पर फोर्स लगाती है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होता है उसका वेट mg, ठीक है। तो ये इस पर्सन पे काम कर रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी इस वेइंग मशीन की इस पर्सन पे, तो वो हो जाएगी r, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयर इज टू फोर्सेस ऑन पर्सन, ठीक। फर्स्ट इज वेट, किसकी वजह से, ड्यू टू अर्थ, किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नंबर सेकेंड अगर हम देखें, नॉर्मल रिएक्शन, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू वेइंग मशीन। तो जो वेइंग मशीन फोर्स लगाती है वो नॉर्मल डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है ये, वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। तो ये आ गया आपके पास दो फोर्सेस। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब देखिए ध्यान सुनिए, ये जो पर्सन है ये लिफ्ट में है, और लिफ्ट कैसी है, लिफ्ट रुकी हुई है, और इस पर्सन पे दो फोर्स है। अब अगर किसी पर्सन पे दो फोर्स है और वो पर्सन मूव नहीं कर रहा है, एक तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन, एक हो गया mg, और इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन है वो है 0। तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं, F नेट जो आता है वो आता है हमेशा ma के बराबर। अब देखिए F नेट कैसे निकालोगे, आपके पास दो फोर्स हैं R और mg, तो R ऊपर की तरफ है, माइनस कर दो mg, भाई R माइनस mg, ऊपर की तरफ R हो गया, mg नीचे की तरफ हो गया, तो R माइनस mg, mg में माइनस लगा दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, R में प्लस लगा दो अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर क्या जाएगा भाई, F नेट, ये तो है, दो ही तो फोर्स थे, दोनों को कर दिया मैंने, विद साइन रख दिया। m इंटू एक्सेलरेशन क्या है, 0। मास मान लेते हैं इस पर्सन का m है, मास जो इस पर्सन का है वो क्या है, m। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, mg, यानी जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर है इस कंडीशन में। एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो फर्स्ट कंडीशन में जो एपरेंट वेट आएगा एग्जैक्टली इक्वल आएगा एक्चुअल वेट के, जो आपका रियल वेट है उसके इक्वल ही आने वाला है आपका एपरेंट वेट। अब हम बात कर लेते हैं नंबर सेकेंड कंडीशन की, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, डाउनवर्ड्स या फिर अपवर्ड्स। चलिए देखते हैं, मान लीजिए लिफ्ट v स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है,
अब अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से, अब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो। तो इस केस में भी इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही। अब चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन है आपका क्या है, जीरो। एक और फिगर आप चाहो तो बना सकते हो, इसमें बॉडी को नीचे की तरफ v स्पीड से ले, अभी भी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। भाई फॉर कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और अगर बॉडी रुकी है तब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, है कि नहीं। अच्छा, फोर्सेस तो ये काम करेंगे, फिर से वही आर और एम जी, इसमें भी आर और एम जी, बार बार ये चीज देखने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार मैंने लिख दी तो आप समझ जाओ दो ही फोर्सेस काम करते हैं, एक आर और एक एम जी, है ना। तो लिख देते हैं, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी acceleration is जीरो। या वेलोसिटी देते हैं स्पीड के प्लेस पे, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहता है। यहां पे एक्सेलरेशन जीरो, इस वाले केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखते हैं यहां पर एफ नेट इज इक्वल टू लगा लेते हैं भाई एम ए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एफ नेट दो फोर्स है, एक आर और एक एम जी। तो आर ऊपर की तरफ है प्लस का हो जाएगा, एम जी नीचे तरफ है माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, एम इंटू जीरो। यहां से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी, दैट्स इट। चलिए यहां पर आ जाते हैं, आर ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ है, एम इंटू ए, है ना। यहां भी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, इस केस में भी वही दो फोर्सेस हैं, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी। तो चाहे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो चाहे लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो एपरेंट वेट आपका इन दोनों ही केसेस में किसके इक्वल आएगा, एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड वाली कंडीशन, ये बी कंडीशन थी, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन हो गई व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चाहे तो अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, दोनों कंडीशन मैंने शामिल कर लिए। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में क्या आएगा, व्हेन ए लिफ्ट इज एक्सिलरेटेड, इस बार हम करेंगे इसको एक्सिलरेट, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे पहले, फिर हम करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाद में, है ना। When a lift is accelerated upwards, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, ये हो गया वापस से वेइंग मशीन, ये हो गया पर्सन, ठीक है। अब अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से जा रही है, मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पर्सन पे दो ही फोर्स काम करते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन लगाती है और एक अर्थ जो इस पर लगाती है फोर्स, वो है mg। ये दोनों ही फोर्स पर्सन पे काम कर रहे हैं। अब देखिए पर्सन चूंकि लिफ्ट में है, तो लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करती है ए से, तो पर्सन के पास भी सेम एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि पर्सन किसमें, लिफ्ट में है। अब अगर किसी लिफ्ट में कोई बॉडी रखी है तो जितनी स्पीड से लिफ्ट चलेगी उतनी स्पीड से बॉडी, जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा उतनी उसके अंदर रखी हर बॉडी का होगा। यहां पर लगा देते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब देखते हैं एफ नेट क्या है, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में है आर, है ना,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg तो माइनस लगा देंगे इज इक्वल टू ma। भाई ma क्यों कर दिया, ऊपर की तरफ था। अब अगर कोई देखिए एक बॉडी है जिसपे दो फोर्स हैं, एक तो हो गया r और एक हो गया mg, और बॉडी चाह रही है ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, r बड़ा है mg से, तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उधर का फोर्स बड़ा है और जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है वो कम है। सेम डायरेक्शन वाले फोर्स में से अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को माइनस कर दो, नेट फोर्स निकल आएगा r इज इक्वल टू r माइनस mg इज इक्वल टू ma आ गया। यहां से अगर हम r निकालते हैं तो आपका आ जाएगा mg प्लस ma। अब देखिए ध्यान से, ये अपरेंट वेट है, ये क्या है आपका एक्चुअल वेट, और प्लस ma। तो साफ दिख रहा है जो r है वो mg से ma फैक्टर ज्यादा है। भाई मान लीजिए mg आपका आता है 60 और ma की वैल्यू आती है 20, तो r क्या आएगा 80, मतलब mg से बड़ा आएगा हमेशा। तो इस केस में क्या है भाई, r जो है वो ग्रेटर देन mg है। इस केस में क्या आएगा, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो आपको यहां पर अपना वजन, जब भी कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करती है तो आपको अपना वजन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी ना वो आपके वेट से ज्यादा आएगी, आपके वेट से ज्यादा आएगी। किसकी, वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो। जब भी कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपरेंट वेट ज्यादा होता है एक्चुअल वेट से। ध्यान रखना, ये कंडीशन तीसरी थी, इसको भी नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं चौथी कंडीशन की, व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया अब पार्ट डी, अपवर्ड्स था, इस बार हम बात कर लेंगे डाउनवर्ड्स की। अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो भी किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब अब mg बड़ा है r से, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी पे दो फोर्स है, एक r और एक mg, और फिर बॉडी नीचे की तरफ चल रही है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब इस बार यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा mg माइनस r, क्योंकि भाई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब mg बड़ा है r से, है ना। तो इसको तो हम बाद में प्रूफ कर लेंगे इस जगह पे। mg माइनस आर इज इक्वल टू ma आ जाएगा। यहां से अगर हम देखते हैं तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, r इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। इस बार माइनस आ रहा है। अब देखिए एक्चुअल वेट जो आएगा उससे थोड़ा सा कम आएगा आपका अपरेंट वेट, क्योंकि कुछ माइनस हो गया है। एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस करने के बाद आपका अपरेंट वेट आ रहा है। तो मान लीजिए 60 है, 20 है, तो आंसर क्या आएगा 40। तो 40 क्या है, लेस देन 60 आएगा। इसका मतलब mg क्या है आपका, r से बड़ा है इस केस में, ठीक है। इक्वेशन जो होती है सेकेंड लॉ से बनती है, F नेट इज इक्वल टू ma। जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं बॉडी पर वो आप देख लो, उनको सब्ट्रैक्शन कर लो, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा दिखाना है। जैसे अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो mg माइनस r करना है, ऊपर चल रहा है तो r माइनस mg करना है, जाहिर सी बात है। या फिर आप साइन कन्वेंशन से लो तो वैसे भी कर सकते हैं, नीचे वाले को सबको माइनस मान लो तो माइनस mg प्लस r ऊपर की तरफ था इज इक्वल टू कर दो माइनस ma, अभी भी आपका वही आ जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर सबको नेगेटिव मान लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में सभी को पॉजिटिव, तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा। जैसे मना है वैसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो mg माइनस r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ma। तो ये हो गया आपके पास चार कंडीशन, चारों मैंने आपको बता दी, समझा दी। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस है। इफ a इज इक्वल टू g हो, इस a की वैल्यू अगर g के बराबर होती तो r कितना आता, तो r आपका आता mg माइनस ma। तो r इज इक्वल टू है mg माइनस mg, तो r क्या आता 0। तो अपरेंट वेट क्या आता, 0 आता। तो कोई बॉडी अगर फ्री फॉल करती है, देखिए a इज इक्वल टू mg कब होता है, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही हो। आप जब हवा में फ्रीली गिरते हो, जो आपका एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होता है। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसको अपना वेट कितना आता है, 0, समझ में आता है, अपरेंट वेट 0। ये स्पेशल केस है अगर आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाए,
ए इज इक्वल टू जी रहा होता, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई थी, इसमें अगर हम ए की वैल्यू जी पुट कर देंगे तो आर जीरो आ जाएगा, तो एपरेंट वेट जीरो आता है। जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी से गिर रही होती है तो उसका जो एपरेंट वेट होता है वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, इसको नोट में देंगे, व्हेन लिफ्ट इज एक्सिलरेटेड downwards with acceleration A is equal to G, then apparent weight of a body placed inside it is equal to 0। और अगर आपका एक्सेलरेशन जो है g से भी ज्यादा हो जाए, है ना, a is greater than 0, then body leaves the surface of lift and collide with the roof of lift। अब अगर मान लीजिए लिफ्ट आपकी बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दे, यानी जो एक्सेलरेशन है वो जी से भी बड़ा हो जाए, तो जो बॉडी है, जो उसकी सरफेस पे जो बॉडी रखी है वो उसकी सरफेस को छोड़ के ऊपर हवा में आ जाएगी और जाके छत से टकरा जाएगी। समझ गए बात? ये पूरी बात मैंने लिख दी है। अगर आपका ए जो है वो जी से कम है तो एपरेंट वेट आपका एक्चुअल वेट से कम आएगा। अगर ए आपका जी के बराबर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर ए आपका जी के बराबर है तो आपकी एपरेंट वेट जो है जीरो हो जाएगी, पर आप सरफेस नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो जी से भी बड़ा हो जाए तो आप उसकी सरफेस को, लिफ्ट की सरफेस को छोड़कर हवा में आ जाओगे और जाके छत से टकरा जाओगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट अब क्या आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक लिफ्ट है अपने पास और वेइंग मशीन है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी का जो वेट है, मास है, मास वो 10 kg है। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन upward direction, then find the rating of weighing machine। रीडिंग जो होती है वेइंग मशीन की उसको ही बोलते हैं अपरेंट वेट। वो रिएक्शन को ही मेजर करती है। जो रीडिंग आती है वेइंग मशीन की वो अपरेंट वेट यानी नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका भाई। अगर हम पर्सन को देखें तो पर्सन पे एक तो काम करेगा mg, एक काम करेगा r, और जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, लिफ्ट का अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना है 5 के इक्वल, तो इसका भी कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 5। अब देखिए a को भूल जाइए, एक तरफ लिखना है आपको m इंटू a और एक तरफ लिखना है r माइनस एम जी। r माइनस एम जी क्यों किया मैंने, mg माइनस r क्यों नहीं किया, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। जब नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बचेगा। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है, जाहिर सी बात है। तो r माइनस एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए। r कितना है निकालना है, m 10, g कितना है 5, g की वैल्यू 10 दे देते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इधर क्या आ जाएगा 10 इंटू 5, इधर ले चलो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 100 प्लस 50, 150 न्यूटन। यही आ जाएगी आपकी रिएक्शन। तो रीडिंग आ जाएगी, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। हेंस रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज 150 न्यूटन। तो एपरेंट वेट के बारे में मैंने आपको सारी बातें ऑलमोस्ट समझा दी हैं। अब कुछ खास बचा नहीं है समझाने के लिए इसमें, है ना। अच्छा मान लीजिए तिरछा मूव कर रही हो तब क्या करेंगे, ये तो ऊपर और नीचे की तरफ से अगर कोई, चलिए इसको मैं बाद में समझाता हूं आपको पहले। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए अब हम कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बिल्कुल बेसिक चीजें पहले हम सीख लेते हैं ताकि हमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उन्हें करने में दिक्कत ना आए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये सिर्फ इतना लेते हैं ब्लॉक। चलिए दोनों बातें निकालते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर एक सरफेस ले लीजिए आप, स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। इस पे कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है, बाहर से कोई फोर्स एफ लगाया गया है। अब जो इसका वेट है वो कितना है भाई, वेट है इसका mg, नीचे की ओर काम करेगा वो तो काम करेगा, आप बाहर से कुछ भी फोर्स लगाओ। अगर बॉडी का मास m है तो उसका वेट काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, इस बॉडी का वेट है उसकी वजह से बॉडी इस सरफेस को दबाती है नीचे की ओर, तो सरफेस बॉडी पर एक फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, भाई आपने फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया है तो बॉडी का मोशन भी इस डायरेक्शन में, बॉडी का एक्सेलरेशन जो आएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। जिस तरफ आप लगा रहे हो उस तरफ बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में करती है एक्सेलरेट, और इस डायरेक्शन में देखें तो बॉडी का कोई मोशन तो है नहीं, ना ऊपर ना नीचे, है ना। तो अगर बॉडी को देखा जाए इस तरह से कि एक तो इस पे r है और एक इस पे mg है ना, और जो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है वो कितना है 0। इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसका मतलब r किसके इक्वल है, r आपका mg के इक्वल आएगा सीधे सीधे, ठीक है। एंड अब अगर इस बॉडी को देखा जाए, इस पे एक फोर्स है इस डायरेक्शन में F, और जो इसका एक्सेलरेशन है x एक्सिस के अलोंग वो सीधे सीधे क्या है, a के बराबर है। अब बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स है तो F नेट इज इक्वल टू क्या आता है, सेकेंड लॉ से m इंटू ए। तो वहां से अगर हम देखें तो F नेट सीधे एक ही फोर्स है F हो जाएगा, मास क्या है इसका m है, एक्सेलरेशन a है, तो F इज इक्वल टू ma सीधे सीधे, बिल्कुल आसान। जहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो सीधे किसके इक्वल आएगी, वेट के इक्वल, और जो एक्सेलरेशन आएगा बॉडी का वो किसके इक्वल आ जाएगा, F अपॉन में m, F अपॉन में m के इक्वल यहां पर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। हमें निकालना क्या था, एक्सेलरेशन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यू दे दी जाएगी क्वेश्चन में, ऐसे बोले कि m जो है मास जो है वो 10 kg है, तो बताइए एपरेंट वेट क्या आएगा और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आएगा अगर फोर्स हम लगाते हैं मान लीजिए 100 न्यूटन का। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास थोड़ी करना है अपने को। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। टेन केजी की बॉडी, इस पर 100 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, तो बताइए नंबर फर्स्ट की जो r है वो कितनी आएगी, और नंबर सेकंड आपको बताना है जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा। हम जानते हैं इस केस में r इज इक्वल टू क्या आता है, mg, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 10, तो r आ जाएगा आपका 100 न्यूटन, ठीक है।
और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या आता है, एफ अपॉन में एम, तो एफ अपॉन 100/10 आ जाएगा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही रखें लेकिन तिरछी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, अरे भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, हम तिरछी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को लगाते हैं इस तरह से कुछ, नंबर सेकेंड पार्ट है ये, इसमें क्या है, सरफेस तो आपके हॉरिजॉन्टल ही है, बॉडी पे आप इस तरह से फोर्स एफ लगाते हो, है ना, यानी किसी एंगल पर, यहां से थीटा के एंगल पर आप फोर्स लगाते हो इस तरह से। अब फाइंड बॉडी का मास m है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन r, इसे क्या बोलते हैं भाई, नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अलोंग सरफेस, सरफेस के अलोंग जो इसका एक्सेलरेशन आएगा, बॉडी ऊपर नीचे मोशन नहीं करेगी, इसमें अलोंग द सरफेस ही मोशन कर रही है। ठीक है, ये दो बातें पता करनी है। देखिए कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो f है इसके दो कंपोनेंट करेंगे, तो f आपका जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका यहां पर देखें तो एक कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है, और दूसरा जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका f sin थीटा। इस बॉडी पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करता है mg, और उसकी एक रिएक्शन आती है r, इतने फोर्सेस है इस बॉडी पर, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल है। भाई जो इसका एक्सेलरेशन है, अच्छा एक्सेलरेशन फोर्स नहीं होता, ध्यान रखना है आपको ये बात, आपको फोर्स इक्वल करने हैं, एक्सेलरेशन इक्वल नहीं करना। अब देखते हैं क्या आएगा ना, अगर हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, एक तो है आपके पास r, एक है आपके पास f sin थीटा, और एक है नीचे की तरफ mg, और y एक्सिस के लोग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी मूव करती है इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, इसका मतलब ऊपर वाले दोनों फोर्स मिलाकर, भाई अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही ऊपर न नीचे, इसका मतलब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है कि नहीं भाई, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं ना, फिर ऐसे कर लो आप, एफ नेट क्या आ जाएगा, एक दो तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों फोर्स को ऐड कर लो, ऊपर वाले माइनस कर दो नीचे वाला, इज इक्वल टू कर दो एम ए वाई। अब एम ए वाई कितना आ जाएगा 0, तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एपरेंट वेट तो आ गया अपने पास, है कि नहीं, एम ए वाई तो एम इंटू 0, तो 0 के इक्वल है, ये पूरी चीज 0 के इक्वल है, एम जी को उधर ले गए प्लस का हो गया, और एफ साइन थीटा उधर ले गए माइनस का हो गया। इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन तो हमने निकाल ली। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में तो केवल एक फोर्स है, कौन सा, एफ cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए कर लेते हैं, यहां पर एक ही तो फोर्स है, m इंटू एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में a है, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f cos थीटा बाई m, इस तरह से। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी आपकी mg माइनस f sin थीटा, और एक्सेलरेशन आएगा f cos थीटा बाई m। अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो इसके एग्जांपल में साथ के साथ आपको एक दिखाता हूं। ये मान लेते हैं अपनी बॉडी जो है वो 5 kg की बॉडी है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं मान लेते हैं 15 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया, और यहाँ पर जो एंगल हम ले रहे हैं वो 37 डिग्री का एंगल हमने ले लिया। 37 डिग्री का एंगल निकालना हो तो आपके पास ये तरीका होता है, यहाँ पर 37 बनेगा तो ये होता है 4, ये होता है 5 और ये होता है 3। इस ट्रायंगल में से आप इजीली निकाल सकते हो cos 37 है sin 37 दोनों की वैल्यू, ठीक है भाई। चलिए तो हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, है ना, और हमें इसका एपरेंट वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, चलिए फटाफट लगे हाथ। अभी मैंने कहा था a इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, f cos थीटा बाई m, f कितना है 50, cos थीटा cos 37 डिग्री, अपॉन में मास क्या है 5,
ये आ गया 10 मल्टीप्लाई cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। यहां से देखो बेस हो गया 4 5, तो ये आ गया आपका 8, एक्सीलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपके सामने अभी भी r लिखा हुआ है, r तो लिखा हुआ है ना mg माइनस f sin थीटा। तो अगर हम r देखते हैं तो mg, m कितना है 5, g कितना होता है 10 माइनस f कितना है 50 sin 37 डिग्री। तो 50 माइनस 50 मल्टीप्लाई 3/5, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। यहां से देखो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। आपके सामने देख लो ट्रिग्नोमेट्री आपको इतनी तो आती ही होगी। तो 50 माइनस 30 ये आ गया आपके पास 20 न्यूटन का फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपके पास 20 न्यूटन। कितने आ गए भाई 20 न्यूटन। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अभी आपका एक्सेलरेशन ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस चल रहा है, सेकंड कंडीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं एक और कंडीशन थर्ड की। यानी कुल मिलाकर हमें करना क्या था, हमें तो भैया इसमें सिर्फ कंपोनेंट कर लेंगे। मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो ऐसे काम कर रहा है, इस तरह से। किस तरह से, ऐसे। ये आपका F, ठीक है, और मान लीजिए ये कितना एंगल बनाता है, थीटा का एंगल बनाता है यहां से। ये फोर्स है आपका F, मास आपका M है बॉडी का। फोर्स इस तरह से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी पर दो कंपोनेंट कर लेंगे तुरंत लगे हाथ। एक तो वेट काम करेगा mg, एक रिएक्शन होगी r। ये तो करते ही करते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको खास। अब अगर देखें कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट आएगा आपका ऐसा और एक कंपोनेंट आएगा आपका इस तरह से। यहाँ थीटा एंगल बन रहा था, ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका f sin थीटा, है ना। अब अगर देखते हैं बॉडी पर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कितने फोर्स हैं, एक तो हो गया r, नीचे की तरफ दो फोर्स हैं इस बार, एक तो f sin थीटा और एक आपका mg। और चूंकि बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो केवल अलोंग द सरफेस है, तो y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी केवल इस तरफ मूव करती है अलोंग द रोड। तो इस डायरेक्शन में बॉडी मूव ही नहीं कर रही। दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो r इज इक्वल टू होना चाहिए mg प्लस f sin थीटा। नीचे के दोनों फोर्स मिलाकर ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो जाए, क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब एक फोर्स है, देखिए F cos थीटा, इस डायरेक्शन में धक्का लग रहा है, F cos थीटा। बॉडी चल भी इसी डायरेक्शन में रही है, मास इसका m है, एक ही तो फोर्स है। फोर्स क्या हो गया, F cos थीटा, मास m, एक्सीलरेशन है F इज इक्वल टू ma। एक कितना आ जाएगा, F cos थीटा बाई m। हो गया आंसर। इस तरह से कर लेना है। एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल आप बहुत इजीली देख सकते हो, केवल यहाँ पर क्या चेंज करना है आपको, वैल्यूज कर लो, आप रख लो और फिर ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अब की बार हम वर्टिकल से ले लेते हैं एंगल, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। तो मिलाकर आपको करना क्या है, फोर्स के कंपोनेंट कर लेने हैं, अलोंग वर्टिकल, अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग द सरफेस और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एग्जांपल देखो और फिर इक्वेशन बना देनी है, दैट्स इट। ये मान लीजिए 10 kg की बॉडी है। मान लीजिए जो आपका फोर्स काम कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है। कितने न्यूटन आपका, ये मान लीजिए हो गया 50 न्यूटन का फोर्स। मान लीजिए इस बार ये वर्टिकल से एंगल बनाता है, कितना 37 डिग्री का। वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बनाता है। बताइए इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या आएगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी। अलोंग सरफेस, जो एक्सेलरेशन निकालना है वो अलोंग द सरफेस निकालना है अपने को। चलिए देखते हैं। तो क्या करोगे आप, तुरंत कंपोनेंट करोगे। आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में था ऐसा, एक कंपोनेंट आएगा ऐसा और एक कंपोनेंट आएगा इस तरह से। एक कंपोनेंट ऐसे तो करोगे आप, ये हो गया 50 न्यूटन। यहां पर जो कंपोनेंट आएगा, देखिए एंगल यहां बन रहा है 37 डिग्री का।
जहां एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो 50 cos 37, यहां पर क्या आ जाएगा 50 sin 37 डिग्री। ठीक है, इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा mg 10 इंटू 10, ये किसके बराबर है mg। एक नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगी r, और एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में आएगा a। चलो निकाल लेते हैं। देखिए अब बॉडी पर ऊपर की तरफ दो फोर्स है, एक तो हो गया r, नहीं एक ही है, ऊपर की तरफ r है, नीचे की तरफ दो है, एक तो ये और एक ये। एक तो हो गया आपका 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, और दूसरा क्या हो जाएगा 10 into 10 हो गया 100। 50 cos 37 का मतलब होता है 50 into 4/5, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो अगर यहां से देखें तो r मस्ट बी इन दोनों के इक्वल, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 540 प्लस 100, कितना हो गया 140, रिएक्शन आ गई। चलिए अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मान लीजिए ये बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन a इस तरफ है, इस पे फोर्स जो है वो कितना है 50 sin 37, 50 sin 37, इसका मास कितना है 10 kg। F net 50 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। अरे 50 sin 37 3/5 होता है, तो 50 into 3/5 आ गया आपके पास फोर्स m a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3 न्यूटन। खत्म, दैट्स इट। तो भाई इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस, स्मूथ इंक्लाइन सरफेस की बात कर लेते हैं इस बार। तो हम बेसिक धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, और फिर आगे हम कनेक्टेड बॉडीज भी पढ़ेंगे, फिर हम और कॉम्प्लिकेट करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन पहले बिल्कुल आसान बेसिक चीजें हम सीख लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आए। मोशन ऑफ बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस। समझ गए बात? देखिए इंक्लाइंड सरफेस क्या होता है। इंक्लाइंड सरफेस आपका ये है, इस तरह से थीटा इसका एंगल है इस जगह पर। अब इस पर एक बॉडी रखी हुई है इस तरह से, ये एक बॉडी है आपके पास जिसका मास क्या है m। अब इसका जो मोशन होगा अलोंग द सरफेस होगा, नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा भाई। इसका एक तो हमें पता करना है r क्या आएगा, और हमें पता करना है जो एक्सीलरेशन है वो क्या आएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है इसके लिए, सारे फोर्सेस जो भी काम करेंगे वो हम निकाल लेते हैं। देखिए कौन कौन से फोर्स काम करेंगे इस बॉडी पे। तो एक तो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, बिल्कुल सीधा नीचे की ओर, y एक्सिस के अलॉन्ग नीचे की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो mg काम करेगा वर्टिकल नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छी बात है भाई। अब देखिए इस वेट के दो कंपोनेंट आएंगे। देखिए मेरी बात ध्यान से देखिए, जो ये जो बॉडी है ये सरफेस को दबाती है इस डायरेक्शन में। मैंने आपसे कहा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन आती है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ सरफेस जो कांटेक्ट में है। दो सरफेस जब कांटेक्ट में होती है दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर हम देखें नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ आएगी, तो सरफेस ये है, सरफेस से 90 बनाते हुए लिख देता हूं मैं। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगी। नॉर्मल रिएक्शन भैया इस तरह से काम करेगी। ये हो गया आपका आर, किस 90 बनाते हुए ऐसे, ये 90 बनाते हुए आपकी काम करेगी। अब देखते हैं कि भैया जो वेट है उसके दो कंपोनेंट है, एक तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस और एक वर्टिकल टू द इंक्लाइन सरफेस ऐसा। इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान से। रिजॉल्व mg along
रिजॉल्व mg into two components along inclined surface. Number second, perpendicular to inclined surface. ठीक है, along inclined surface और perpendicular to inclined surface दो कंपोनेंट आपको कर लेने हैं। कि दोनों बातें लिख लिया आप हमेशा, ये तो बता रहा हूं मैं करना क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एंगल थीटा है तो यहां एंगल थीटा बनेगा इस जगह पर, कैसे देखते हैं। अगर इसको ऐसे बढ़ाऊं, ये थीटा है तो 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल जो आएगा। अरे भाई ये तो इसके पैरेलल है ना, तो ये कितना आ जाएगा यहां पर जो आएगा एंगल 90 माइनस थीटा। है कि नहीं, ध्यान से देखो आप। और ये आपस में 90 बनाती है, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो वापस क्या बन जाएगा थीटा। यहां जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। तो अगर ये mg था, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो बॉडी पर एक फोर्स है R और एक है mg cos थीटा। किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर देखा जाए, सही से बनाता हूं थोड़ा सा, अब दो बार करना है आपको इस तरह से। इधर तो दे रखा है mg cos थीटा, इधर दे रखा है r। और अगर हम देखें तो बॉडी इस डायरेक्शन में ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है आपका 0। इसका मतलब r किसके इक्वल है mg cos थीटा, सीधे सीधे। अरे बॉडी पे दो फोर्स है और उन दोनों फोर्स के लोग बॉडी चल रही है, मतलब दोनों फोर्स बराबर हैं, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ आ रही है, तो दोनों फोर्स बराबर हो गए। अब अगर दूसरे केस में देखें तो बॉडी पर एक फोर्स है इस डायरेक्शन में जिसका नाम है mg sin थीटा, और ये बॉडी को चलाता है एक्सीलरेशन a से along द इंक्लाइन सरफेस। यहां पर अगर हम देखें F नेट बराबर ma लगा देते हैं, तो F तो एक ही है इसमें mg sin थीटा along द सरफेस। अगर देखा जाए ये क्या था, ये था परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हो गया अलोंग द सरफेस। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ma, m से m कट गया, इज इक्वल टू g sin थीटा। तो भाई इस तरह से इसमें करना होता है आपको। क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो आपके पास r आ जाएगा mg cos थीटा और ये आ जाएगा g sin थीटा। अगर अकेली बॉडी रखी है और वो मूव कर रही है स्मूथ सरफेस नीचे की ओर, तो ठीक है। एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में इसी क्वेश्चन में एग्जांपल बनाता है उसका, हटा दो इनको, हटा दो सारे, हटाओ सब हटाओ, जो पूरा क्वेश्चन रहता हूं। आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने किया है अभी वही करूंगा मैं उस क्वेश्चन में, और आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लें। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बॉडी है, इसका मास आपको दे रखा है 10 kg। यहां पर जो एंगल बनता है मान लीजिए 37 डिग्री का बन रहा है। 37 डिग्री बहुत आसान एंगल है, इसलिए मैं 37 लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आपको एक तो नॉर्मल रिएक्शन पता करनी है और एक ये पता करना है अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर इसका एक्सीलरेशन a इस डायरेक्शन में है। तो एक तो a पता करो और एक r पता करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे अलोंग, चलो कंपोनेंट लेते हैं ना पहले। तो ये हो गया आपके पास mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस इंक्लाइन सरफेस से 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दो इस तरह से, ये 90 डिग्री पर। इधर लिख दो r हमेशा, इधर एक कंपोनेंट आएगा mg का, इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट mg का। ये अगर 37 है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 37, अभी बताया था मैंने। यहाँ थीटा बनता है तो वहां क्या बनता है थीटा, याद कर लो हमेशा।
यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, ये आ जाएगा mg cos 37 डिग्री, ये क्या आ जाएगा mg sin 37 डिग्री, ये आपका r है ही। अब अगर along परपेंडिकुलर करता हूं, along परपेंडिकुलर टू सरफेस अगर किया जाए तो दो फोर्सेस हैं, एक तो है आपका r और एक है mg cos 37, दोनों बराबर कर दो, r इज इक्वल टू mg cos 37 की बॉडी इस डायरेक्शन में चल ही नहीं रही, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है ही नहीं, वो तो इससे 90 के एंगल पर है, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करती, दोनों फोर्स मस्ट बी इक्वल। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 cos 37 5 बाय 4 बाई 5 कितना आ जाएगा 2080, ये हो गया, दैट्स इट। R आ गया 80 न्यूटन, पहला आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर कर लेते हैं along सरफेस। along सरफेस में क्या हो जाएगा, देखो ये इधर इधर एक फोर्स है mg sin 37, एक्सीलरेशन क्या है a, एक ही फोर्स है, एक ही एक्सीलरेशन है, मास दे रखा है आपको 10, mg sin 37 बराबर ma, m से m कैंसिल हो गया, g हो गया 10 sin 37 हो गया 3/5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई इस तरह से आपका आ गया ये आंसर। चलिए एक और केस लेके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, एक और केस ले लेते हैं इसी तरह से। मतलब कुल मिला के आपको कंपोनेंट करने, एक तो करना है हमेशा किसके along सरफेस और एक करना है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और फिर सारे फोर्स बराबर कर देने अलग अलग डायरेक्शन में। एक दूसरा केस ले लेते हैं, यहां पर क्या है, इस तरफ मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, जो बॉडी का मास है वो 50 केजी मान लेते हैं, यहां पर जो एंगल है वो 37 डिग्री, बिल्कुल आसान एंगल इसलिए, ठीक है। अब जो बॉडी का है आपको पता करना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी, एक तो आपको पता करना है कि नॉर्मल रिएक्शन r क्या आएगी, और एक जो एक्सीलरेशन है बॉडी का वो कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। चलो कर लेते हैं फटाफट कंपोनेंट, सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्ट में, कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू जी, अरे 50 मास है ना mg, चलो mg लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। एक कंपोनेंट मैंने कहा था एक तो करना है हमेशा 90 डिग्री पे, तो एक तो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर जो हो जाएगा mg cos 37, क्योंकि एंगल यहाँ बनता है 37, और एक आ जाएगा आपका mg sin 37 along द सरफेस, और एक देखो उधर 10 दे रखा है, इधर आएगा हमेशा r। अब देखो mg sin 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m हो गया 50 मल्टीप्लाई g 3/5, 300 आ गया क्या, 300 आ गया ये। इसको और बढ़ा ले 100 कर लेते हैं, इसको कर दिया मैंने 100 न्यूटन, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ज्यादा कम नहीं, 10 न्यूटन बहुत कम लग रहा था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m हो गया 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4/5, 400। परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये हो गया, देखिए एक बॉडी, एक फोर्स आ गया ऊपर की तरफ r, नीचे आपका आ गया mg cos 37 जो कि है 400, और इस डायरेक्शन में बॉडी मूव तो कर नहीं रही है, तो ये भाई आपका 0 है, तो r किसके बराबर है, सीधे सीधे 400 न्यूटन के बराबर। डायरेक्ट खत्म करो किसका, बॉडी तो इस डायरेक्शन में है, 300 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 300 बड़ा है, मतलब बॉडी इस तरफ करेगी एक्सेलरेट। अरे भाई इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक 300 और एक 100, तो 300 बड़ा हो गया, बॉडी नीचे तरफ आएगी तिरछी। अब हम बात कर लेते हैं along सरफेस। along सरफेस अगर हम बात करते हैं तो देखिए इधर क्या आ जाएगा 300, इधर क्या आ जाएगा
100 है कि नहीं। एक्सीलरेशन हो गया बॉडी का ए, मास मान लेते हैं m तो दे रखा है 50 kg, बाद में पुट कर लेंगे। अब देखिए दो फोर्स है कि नहीं, 300 और 100, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, नीचे वाला ज्यादा है, बॉडी नीचे तरफ आ रही है, तो 300 माइनस 100 नेट फोर्स हो गया। 300 नीचे तरफ, 100 ऊपर की तरफ, 300 माइनस 100 नेट फोर्स हो गया। 50 मल्टीप्लाइंग ए एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है 300 माइनस 100 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास 200 इज इक्वल टू 50 इनटू ए, तो ए इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो भाई एक्सेलरेशन भी निकाल दिया मैंने आपका। और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगला एग्जांपल देखो, अगर इसी एग्जांपल को मैं और कॉम्प्लिकेट कर दूं तो कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये मान लीजिए आपकी इंक्लाइन सरफेस वही 37 डिग्री का एंगल, स्टैंडर्ड एंगल है, बहुत बढ़िया एंगल है। 10 kg कर लो मास। यहां पर आप जो है ना एक फोर्स लगा दो इस तरह से तिरछा ऊपर की तरफ, $50 न्यूटन कर लेते हैं, ठीक है, 50 न्यूटन। यहां जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं 37 डिग्री का। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन, ये पता करनी है आपको। इस क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। चलो कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट कैसे करेंगे, एक तो आ जाएगा सीधे mg नीचे की तरफ, एक इस डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इधर आ जाएगा। ये तो होता है हमेशा r, ये होता है, अभी कितनी बार कर चुका हूं मैं, mg, जो एंगल यहां बनता है वही आता है cos 37, यहां आ जाएगा mg sin 37। अब कंपोनेंट कर लेते हैं इस वाले फोर्स के, एक आ जाएगा 50 cos 37, इधर एक आ जाएगा इस तरफ 50 sin 37। अब देखते हैं नेट फोर्स कितना है, ठीक है। ये 37 तो अपने आप 37 हो जाता है। तो पहले कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो भाई कितने कितने फोर्स काम कर रहे हैं, ध्यान से आंख खोल कर देखना सभी लोग। एक तो R है, एक आपका ये है 50 sin 37, ये बॉडी पे तो है, sin 37 होता है 3/5, तो आ गया आपके पास 30। और जो नीचे काम कर रहा है, नीचे कर रहा है आपका mg cos 37 along द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पर। mg cos 37, मास क्या लिया है, मास लिया आपने 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा, 80 आ गया। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए R प्लस 30, दो फोर्स तो ऊपर है ना, एक R और एक 30 ऊपर की तरफ थे, है ना, ये वाला, ये था आपका 50 sin 37, ठीक है। तो 50 sin 37 की वैल्यू 3/5 पुट गई थी मैंने। R प्लस 30 ऊपर थे, नीचे की तरफ था 80, दोनों को बराबर कर दो, R इज इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। बराबर क्यों किया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन है ही नहीं, वही मान लेते हैं इसको, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अलोंग सरफेस की। अलोंग सरफेस देखो पीछे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5। इधर देखें, ये इसकी वैल्यू है mg sin 37, m कितना है 10 इंटू 10 इंटू 5, नहीं 3/5। एक्सीलरेशन क्या है a, मास कितना है भैया m 10 kg दे रखा है, बाद में पुट कर लेंगे।
चलो करते हैं सॉल्व। ये आ गया आपके पास 60, नीचे तरफ कितना आ गया 60, तो 60 ये आ गया 60 कैसे 100/5 20 इज इक्वल टू आ गया 60। ये कितना है, ये इज इक्वल टू आपको दे रखा है 40, तो 60 माइनस 40 नेट फोर्स नीचे की तरफ, अब बॉडी इधर आ रही है मतलब ज्यादा है, 60 माइनस 40 नेट फोर्स हो गया आपका ए निकालना है और मास है 10, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। भाई इंक्लाइन सरफेस पे किसी बॉडी का मोशन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी बॉडी का मोशन आपको बढ़िया तरह से आ गए होंगे, और लिफ्ट में जो एपरेंट वेट है वो हमने आज कवर कर लिया। तो अब वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, बाकी की जो बची बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।